आइए आज हम सुदूर संवेदन का परिचय, अर्थ, परिभाषा एवं विषय क्षेत्र, इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग, मीनिंग, डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट स्कोप, इस चैप्टर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रिमोट सेंसिंग क्या है, सुदूर संवेदन किसे कहते हैं। जैसा कि नाम इसे रिमोट, दूर से, सेंसिंग, पहचानना, दूर से ही किसी वस्तु के बारे में जानकारी हासिल करना ही रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन कहलाता है। अब ये सबसे पहले वर्ड, हमारा जो रिमोट सेंसिंग रिमोट है, ये सबसे पहले एवलिन प्रूट, यूएसए के जो ज्योग्राफर थे, उन्होंने इसका नाम दिया था। अब यहां अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, लेकिन उनका अर्थ एक ही है कि दूर से ही किसी वस्तु के बारे में बिना छुए जानकारी हासिल करना ही रिमोट सेंसिंग कहलाता है। आइए हम अब पहली डेफिनेशन लेते हैं, हमारा फिशर के बारे में। रिमोट सेंसिंग इज द आर्ट और साइंस ऑफ टेलिंग समथिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट, यानी कि बिना छुए ही, दूर से ही किसी वस्तु के बारे में जानकारी हासिल करना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। अब आइए दूसरा डेफिनेशन है कोलवेल की। द टर्म रिमोट सेंसिंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस merely means reconnaissance at a distance। इन्होंने कहा कि ब्रॉड सेंस में रिमोट सेंसिंग का मतलब यह है कि दूर से ही किसी वस्तु के बारे में टहो लेना, यानी कि जानकारी हासिल कर लेना। उन्होंने भी यही अर्थ बताया है। इसी प्रकार से लिंट्स एंड सिमोनेट ने भी यही बातें बताई है। रिमोट सेंसिंग इज एक्विजिशन ऑफ फिजिकल डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट टच और कॉन्टैक्ट, यानी किसी वस्तु के बारे में, भौतिक चीजों के बारे में जानकारी हासिल करना बिना छुए, उसे भी हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। कुल मिलाकर के सभी का एक, या चाहे वो सेबिन्स हो चाहे जोसेफ हो, सभी का एक ही अर्थ है कि दूर से ही बिना छुए किसी वस्तु के बारे में जानकारी हासिल करना ही रिमोट सेंसिंग कहलाता है। अब आइए हम इसका स्कोप क्या है, यानी कि रिमोट सेंसिंग को हम कहां कहां पर, इसका क्षेत्र क्या है, इस हमारा जो सब्जेक्ट रिमोट सेंसिंग है, इसका स्कोप, क्षेत्र कितना है, यानी हम स्टडी करें तो किस किस क्षेत्र में एप्लीकेबल होगा। यहां देखिए स्कोप ऑफ रिमोट सेंसिंग, यहां हम देखेंगे कुल मिलाकर के, वैसे तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और सब कुछ आ गया, अंतरिक्ष भी आ गया, इन सभी चीजों में रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाता है और रिमोट सेंसिंग का अध्ययन किया जाता है। कोई चीज बची नहीं, वाइड क्षेत्र है इसका, बहुत क्षेत्र है। जैसे हम भूगोल की बात करते हैं, भूगोल में रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो भूगोल में तो सब कुछ आ गया। अब यहां स्पेस भी आ गया, एनवायरमेंट भी आ गया, और स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, सब कुछ आ गया। इसके अलावा फिर भी हम इसकी सुविधा के लिए बता देते हैं कि जैसे फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी में हमारा रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल होता है, यानी कि रिमोट सेंसिंग ये बताता है किसी क्षेत्र में, चाहे इंडिया का हो या कोई स्टेट हो, उसमें ऊपर से ये बता देगा कि किस क्षेत्र के अंदर फॉरेस्ट, वन जो है कम है, ज्यादा है, सारी चीजें बता दे। अगर कम है तो उनको हम मैनेजमेंट करके ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से ये हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसको पहले ही बता देता है कि यहां पर ये स्थिति है तो हम ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर में हमारा लैंड यूज सर्वे होगा, किस स्थान के अंदर कौन सी जमीन है वो खाली पड़ी हुई है, कितनी जमीन हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं साल के अंदर, तो ये सारा ऊपर से बता। जैसे राजस्थान है, डेजर्टेड एरिया है, तो उसमें जो है जमीन साल में मुश्किल से एक फसल ही ली जाती, जो डेजर्टेड एरिया है, जबकि हरियाणा जैसे क्षेत्र में 3-3 फसलें ली जाती है। तो इस सारा रिमोट सेंसिंग से हमें एग्रीकल्चर के लैंड यूज के बारे में पता चल जाता है, उसके अनुसार ही हम उसको मैनेजमेंट करते हैं कि भाई जो है जहां ज्यादा जरूरत होगी जमीन की, तो हम उस पर नहर वगैरह से पानी देंगे और उसमें 2-2, 3-3 फसलें ले सकते हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोलॉजी में वाटर रिसोर्स असेसमेंट, किस स्थान में हमारा वाटर जो पानी है उसका असेसमेंट करना है, तो हम रिमोट सेंसिंग से पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं रेवाड़ी का एग्जांपल, हरियाणा का एग्जांपल दूं, तो देखूंगा पूरे हरियाणा की बात करेंगे पानी के बंटवारे की,
तो रिमोट सेंसिंग से पता चल जाता है उत्तरी भाग के अंदर नहरों से ज्यादा पानी है, दक्षिणी भाग में नहरें कम है, तो यहाँ ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है तो वाटर लेवल नीचे है, यहाँ समस्या है वाटर लेवल नीचे होने की। उत्तर में हरियाणा में पानी नहरों से ज्यादा जाता है तो वहां पर क्या है, पानी वाटर लॉगिंग की, यानी कि पानी ही ऊपर ज्यादा है। तो दोनों ही समस्याएं हैं, दोनों को समस्या को ठीक करने के लिए क्या मैनेजमेंट किया जाए, वो जो सरप्लस पानी है उत्तरी हरियाणा का वो दक्षिण में नहरों के द्वारा भेज दिया जाए तो दोनों का सिस्टम ठीक हो जाएगा। उत्तर में हरियाणा की जो वाटर लॉगिंग की समस्या के कारण से फसलें खराब हो रही थी और दक्षिण में नीचे के पानी अंडरग्राउंड वाटर जाने से फसलें सूख रही थी, तो नीचे का पानी दक्षिणी हरियाणा से ऊपर आ जाएगा अंडरग्राउंड वाटर, और वहां का उत्तरी हरियाणा का थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो दोनों का बैलेंस बन जाएगा और खेती भी बढ़िया होगी, पैदावार भी ज्यादा होगी। तो ये हमारा क्या बताता है, हाइड्रोलॉजी के अंदर बताता है। इसी प्रकार से जियो साइंस में भी इस्तेमाल कर, जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है या अन्य विज्ञान है, उसमें सभी में रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से ह्यूमन सेटलमेंट में मानव बस्तियां हैं, चाहे वो ग्रामीण बस्तियां हो चाहे शहरी बस्तियां हो, इसमें दोनों में हमें देखते हैं ऊपर से सैटेलाइट से कि चित्र जब आते हैं तो उसमें पता चलता है कितने स्थान पर 50 साल पहले कोई शहर कितना बड़ा था, आज बढ़ करके चारों तरफ कितना बढ़ गया है, और बढ़ गया तो क्या क्या समस्याएं होगी, उसको ठीक कैसे किया जाए। जैसे अब बढ़ रहे हैं, एनक्रोचमेंट हो रहा है, तो इसके अलावा ये माना जाएगा कि जो बाहर का क्षेत्र फैल रहा है तो वहां पर कॉलोनी बढ़िया प्लांट वैसे बसाई जानी चाहिए ताकि आने जाने के रास्ते छोटे ना हो और पीने के पानी की समस्या ना हो और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर वे से हो, तो मनुष्य आसानी से रह सकते पॉपुलेशन के लिए। इसी प्रकार से हमें देखते हैं कि इसका रीजनल लैंड यूज और लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा हम सारा ये इस्तेमाल रिमोट सेंसिंग में करते हैं और पता चलता है। इस प्रकार ओशिनोग्राफी में हम देखते हैं समुद्रों की गहराई नापने के लिए हम रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि हमारे जो है 5 महासागर हैं, जिसमें 2 तो ठंडे हैं, एंटार्क्टिका और आर्कटिक हमारे जो है ठंडे हैं क्षेत्र हैं। इसके अलावा हमारा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक है और इंडियन ओशन है। इनकी कितनी कितनी गहराई है और इसमें कौन कौन सी मछलियां पाई जाती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, और नीचे का भाग जो पानी के अंदर है वो कैसा उबड़ खाबड़ है या उसके अंदर पर्वत है या पठार है या क्या है, सारी चीजों का हम रिमोट सेंसिंग से पता कर लेते हैं। इसलिए समुद्री जो हमारा ओशनोग्राफी है उसमें भी इसके अलावा हमारे ओशन करंट्स हैं, ये हमारे वेव्स हैं किस प्रकार की हैं, इसके अलावा भी हम ये देखते हैं कि हमारे समुद्रों में तूफान कब आ सकते हैं, ये भी हम एडवांस में रिमोट सेंसिंग से बताते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि कैसी स्थिति आएगी, तो ताकि किनारों पर रहने वाले लोगों को एडवांस में हम चेतावनी दे पाए। इसी प्रकार से मौसम विज्ञान में भी इसका इस्तेमाल होता है। एडवांस में हम बता देते हैं कि हमारे मौसम गर्मी है, सर्दी है, या बारिश आएगी या नहीं आएगी या ठंड आएगी, हम एडवांस में 24 घंटे पहले ही बता दिया जाता है। तो हम सारा मौसम विज्ञान में भी इसका, मीटरोलॉजी में भी रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं डिफेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आजकल आप देखते हो जो रशिया का और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, तो हम दूर से ही बिना, उसमें आदमी भी नहीं है और वहां पर जो है बम वगैरह फिट कर दिए जाते हैं और जाकर के वो रिमोट से उसको युद्ध में बम छोड़ दिए जाते हैं, और जहां पर के उसके अंदर मिलिट्री के बारे में भी जानकारी के लिए भी हम रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाजों का इस्तेमाल करते हैं। पड़ोसी क्षेत्र के देश के हमारे जो सैनिक हैं या उनकी आर्मी में क्या क्या हलचल हो रही है उसके बारे में सारी जानकारी हम रिमोट सेंसिंग से ही लेते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग में आज हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एपिसोडिक इवेंट्स में, यानी कि अनेक प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। जैसे हम देखते हैं साइक्लोन्स आते हैं, चक्रवात आ जाए गर्मियों के अंदर बहुत तेजी से आते हैं, इसके अलावा सर्दियों में भी आ जाते हैं चक्रवात। तो हम ये बताते हैं कि कितनी तेजी से चक्रवात किस गति से आ रहे हैं ताकि लोग उसके लिए तैयार हो, उसके बचाव के राहत के कार्य के लिए भी हमारी सेना को तैयार किया जाता है या वहां के लोगों को तैयार किया जाता है ताकि पहले ही बचाव
कर लिया जाए। इसी प्रकार से असेसमेंट ऑफ फ्लड्स, यानी कि बाढ़ है, हमारा जो बारिश का मौसम होता है उसमें किस क्षेत्र में ज्यादा बाढ़ के आने के चांसेस हैं और बाढ़ कहां कहां पर क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है, उसका फ्लड का असेसमेंट भी किया जा सकता है ताकि लोगों को राहत भी पहुंचाई जा सके। इसलिए फ्लड्स के बारे में भी और उसका मैपिंग और मॉनिटरिंग और डैमेज डिटेक्शन भी सारा कर लिया जाता है रिमोट सेंसिंग से कि किस क्षेत्र में कितने नुकसान हुआ, ताकि लोगों को राहत सामग्री दी जा सके। और इसी प्रकार से हमारा है लैंडस्लाइड, यानी कि जब पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, बारिश का मौसम होता है तो पानी के साथ हमारी मिट्टी सड़क पर आ जाती है बह करके, और लैंडस्लाइड होते हैं यानी कि मिट्टी के कंकर वगैरह है सारे बह करके आ जाते हैं, उससे रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और इससे हम रिमोट सेंसिंग बताते हैं कौन से रास्ते पर कहां पर जो है हमारा लैंडस्लाइड हुआ है, और उसको तुरंत राहत के लिए हम कौन कौन से साधन इस्तेमाल करें ताकि उसका डेब्रिस है, वो मलबा है, उसको हटाया जा सके। इसी प्रकार से इन हमारा जो अर्थक्वेक्स है मैपिंग, किस किस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना है पहले से तैयार किया जाता है, और रिमोट सेंसिंग से हम जो उसका नक्शा तैयार कर लेते हैं। किस क्षेत्र में ज्यादा भूकंप आते हैं उसके बारे में हम आगे से भी हम प्लानिंग बना सकते हैं। अर्थक्वेक प्रोन एरिया का नक्शा बनाएंगे और डैमेज असेसमेंट का भी देख लेते हैं कि भी अगर भूकंप आ भी जाए और किस क्षेत्र में नुकसान हो जाए तुरंत हम नक्शे से पता चल जाएगा, सैटेलाइट्स के द्वारा हम पता कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं किसी क्षेत्र में वोल्केनो जो है, ऐसे देश भी हैं जहां पर वोल्केनो चलते ही रहते हैं, ज्वालामुखी फटते ही रहते हैं, उससे कितना नुकसान हो सकता है उसका सारा असेसमेंट अलग अलग देशों में जहां पर इस प्रकार की समस्याएं हैं, वहां जापान है, इसमें ज्यादातर भूकंप आते हैं। हमारे जो द्वीपीय क्षेत्र है जहां पर पानी है तो पानी नीचे जाता है तो वाष्प बन करके और नीचे का भाग है फूट जाता है तो नीचे से गर्म क्षेत्र बाहर आ जाता है, लावा, और लावा जम जाता है, उसे हम वोल्केनो फट जाते हैं। तो उसके कारण से कितना नुकसान हो सकता है उसका असेसमेंट करते हैं, कैसे राहत सामग्री पहुंचाई जाए इस प्रकार के क्षेत्र में। इसी प्रकार से फॉरेस्ट फायर्स, यानी कि कहां कहां पर वन है और वनों में अग्नि लग जाती है। कई बार अभी भी आपने देखा पीछे यूएसए के अंदर बड़े क्षेत्र के अंदर आग लग गई थी, फॉरेस्ट फायर हो गई थी, उसको आग लगने से कई क्षेत्र जो है झुलस गए थे और उसके अंदर काफी जान माल की हानि हो गई थी। पहले ही रिमोट सेंसिंग की पता लगा लिया जाए कि कौन से क्षेत्र में आग लगने की संभावना है ताकि उस क्षेत्र को बचाव राहत कार्य के लिए पहले ही मैनेजमेंट किया जाए। जैसे मान लो कोई बड़े वन क्षेत्र है तो उनमें बीच में काफी गैप छोड़ दिया जाए खाली, ताकि बीच में जो आग है उसको कंट्रोल किया जाए। अगर हम बीच में चौड़ा चौड़ा रास्ता नहीं छोड़ेंगे तो एक तो आग को मिटाने के लिए हम जो साधन लाएंगे वो नहीं अवेलेबल हो पाएंगे। इसलिए पहले ही प्लान बनाया जाए कि किस क्षेत्र में ज्यादा अग्नि लगती है, उस क्षेत्र के अंदर राहत कार्य के लिए पहले बीच में काफी क्षेत्र बीच में छोड़ा जाना चाहिए ताकि अग्नि को रोका जा सके। और इसी प्रकार से फॉरेस्ट फायर्स है, और ये कुल मिलाकर के हमें देख सकते हैं कि हमारा जो रिमोट सेंसिंग है आज हर क्षेत्र में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसका स्कोप कुल मिलाकर हम कहते हैं एजुकेशन भी क्यों नहीं हो, अभी हम ये कोई लेक्चर देते हैं तो आप इसी लेक्चर को तुरंत जो है आप दिल्ली में भेज सकते हो, चंडीगढ़ भेज सकते हो, कलकत्ता भेज सकते हो, वर्ल्ड लेवल किसी भी कॉर्नर में भेज सकते हो। तो ये सारा बेनिफिट हो रहा है जो रिमोट सेंसिंग ही तो है। इसके अलावा तुरंत जो है दूर से ही हम किसी बारे में जानकारी प्रदान कर देते हैं और जानकारी हासिल कर भी लेते हैं। इसलिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग हम कुल मिलाकर कह सकते हैं इसका जो क्षेत्र है सब्जेक्ट मैटर का वो काफी वाइड है। मैं समझता हूं कि रिमोट सेंसिंग के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी हासिल हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।